नमस्कार दोस्तों, MCQs ग्रुप 5 की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये हमारी बायोकेमिस्ट्री की वीडियो है जिसमें हम बायोकेमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले 8 वीडियो और हम बना चुके हैं और ये हमारी 9वीं वीडियो है जिसमें हम बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें थोड़ी सी और मेहनत की गई है और जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म अभी तक हिंदी में सिर्फ डिस्क्राइब किया जा रहा था, अब उसको इंग्लिश में भी किया जा रहा है। इंग्लिश में भी मैंने कर दिया है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी मिल जाएगा अब आपको, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर ये इंग्लिश में भी मिल जाएगा, कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थे उनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने इंग्लिश में भी उसको कर दिया है। तो आपको अब आसानी पड़ेगी। तो हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए क्योंकि दोनों भाषाओं में है, पढ़ के एक ही भाषा में सुना देंगे, बाकी आप उसको पॉज करके देख लीजिएगा। थोड़ा सा लंबा होगा, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं जाने देंगे, ताकि और भी MCQs जो है वो हमारे जल्दी से कवर हो जाए। चलिए देखते हैं बायोकेमिस्ट्री के कौन से इंपॉर्टेंट MCQs हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य है। कार्बोहाइड्रेट्स का कौन सा कार्य होता है, तो प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू सेल मेम्ब्रेन्स, क्या ये काम है इसका कि सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। दूसरा है स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। स्टोर एनर्जी, क्या एनर्जी को स्टोर करती है। एक्ट एज अ कैटाइलेट्स फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन, क्या बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए उत्तरदायी होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्टोर एनर्जी। यानी जो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम क्या होता है, ये एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं। देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है, एक इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स होते हैं। ये हमारे भोजन का एक प्रमुख हिस्सा है और शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। अगर इसको इंग्लिश में देखें तो यह होता है, कार्बोहाइड्रेट्स आर एन इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स फॉर आवर बॉडी। दे आर अ मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड एंड आर एसेंशियल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी फंक्शंस। द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, इसका ये मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज इन्वॉल्व्ड इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित करने में शामिल है। पहला ऑप्शन है हेक्साकाइनेज, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोकाइनेज, तीसरा ऑप्शन है फॉस्फोफ्रूटोकाइनेज एंड चौथा ऑप्शन है पायरुवेट काइनेज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज इज द राइट आंसर। हेक्सोकाइनेज क्या होता है, एक एंजाइम है जो ग्लूकोज और अन्य शर्करा को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है। यह प्रतिक्रिया ग्लाइकोलाइसिस नामक जैव रासायनिक मार्ग में से एक प्रारंभिक चरण के रूप में काम करती है, जहां ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने के लिए प्रक्रिया शुरू होती है। हेक्साकाइनेज इज एन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग ग्लूकोज एंड अदर शुगर इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. This reaction serves as a initial steps in a biochemical pathway called glycolysis, where the process beginning to convert glucose into energy. अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू पायरुवेट इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड, यानी कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज ग्लाइकोलाइसिस, second option is glycogenesis and third option is TCA cycle and fourth option is oxidative phosphorylation. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस वह जैव रासायनिक मार्ग है जिसके द्वारा एक ग्लूकोज अणु को पायरुवेट में परिवर्तित किया जाता है, जिससे ऊर्जा यानी ATP का उत्पादन होता है। यह प्रक्रिया कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में होती है और यह एक एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रकार के जीवन रूपों के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। ग्लाइकोलाइसिस इज द बायोकेमिकल pathway by which a glucose molecule is converted into pyruvate, producing energy means ATP. This process occurs in the cytoplasm of cell
and is an important way to generate energy for both aerobic and anaerobic life forms. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्यूलर रेस्पायरेशन? निम्नलिखित में से कौन सा अणु कोशिकीय श्वसन में उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? NAD+, FAD, ATP, NADH. इसका सही उत्तर होगा NADH. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. NADH क्या होता है? कोशिकीय श्वसन सेल्यूलर रेस्पायरेशन में उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार अणु NADH यानी निकोटिनामाइन एडेनाइन ड्यूडिक्लियोटाइड है. NAH का कार्य क्या होता है? NAH एक इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में कार्य करता है जो उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को कोशिकीय श्वसन की श्वसन श्रृंखला यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC में स्थानांतरित करता है. श्वसन श्रृंखला में NADH द्वारा लाए गए इलेक्ट्रॉनों का उपयोग ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के उत्पादन के लिए किया जाता है जो कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है. द मॉलिक्यूल primarily responsible for the transfer of high energy electron in the cellular respiration is NADH, means nicotinamide adenine dinucleotide. Function of NADH: NADH act as an electron carrier transforming high energy electrons to the electron transport chain means ETC of cellular respiration. The electron brought by NADH to the respiratory chain are used in the producing of ATP adenosine triphosphate which is main source of energy for cell. जो कि मेन सोर्स होता है किसका? ऊर्जा का यानी एनर्जी का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ TCA साइकिल सिट्रिक एसिड साइकिल फॉर ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के लिए TCA चक्र साइट्रिक एसिड चक्र का अंतिम उत्पाद क्या होता है? 2 molecule of ATP, 2 molecules of NADH, 6 molecules of CO2, 6 molecules of NADH and 2 molecules of FADH2. इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6 molecules of CO2 यानी CO2 के 6 molecules. 6 CO2 अणु का संदर्भ बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं में मुख्य रूप से 2 प्रमुख स्थानों पर आता है, प्रकाश संश्लेषण और यानी फोटोसिंथेसिस और कोशिकीय श्वसन यानी सेल्यूलर रेस्पायरेशन में. द 6 CO2 molecules are involved in 2 major biological process, photosynthesis and cellular respiration. Next question is which of the following is true regarding the structure of DNA? यानी DNA की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? It consists of 2 parallel strands of ribonucleic acid. Second option is the strands are helped together by peptide bonds. And third option is it has a double helix structure composed of nucleotides. Fourth option is each nucleotide is composed of a protein, a phosphate and a sugar. Right option is the option C. It has a double helix structure composed of nucleotide. यानी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है. डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को सबसे पहले जेम्स वॉटसन, किसने इसको आइडेंटिफाई किया था? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में खोजा था. यह संरचना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी DNA की संरचना को संदर्भित करती है. द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन 1953. दिस स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मींस DNA. The next question is which of the following is the role of RNA in protein synthesis? यानी प्रोटीन संश्लेषण में RNA की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है? RNA catalyzed the formation of peptide bond. RNA carrier the genetic information from the nucleus to the cytoplasm. RNA stores genetic information in the form of codons
and fourth one is RNA is involved in cell signaling. राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, आरएनए कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब आरएनए जो होते हैं ये कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, यानी ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां से लेके जाते हैं, न्यूक्लियस से लेके जाते हैं, कहां तक लेके जाते हैं, साइटोप्लाज्म तक लेके जाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि यह प्रक्रिया डीएनए द्वारा की गई आनुवांशिक जानकारी को प्रोटीन में बदलने में मदद करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण दो प्रमुख चरणों का होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। आरएनए प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस as this process helps convert the genetic information provided by DNA into proteins. Protein synthesis occurs in two major steps, transcription and translation. The next question is the process of synthesizing RNA from a DNA template is known as, यानी DNA template में RNA को संश्लेषित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड माइटोसिस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज द राइट आंसर। क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है जिसमें डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। मतलब डीएनए टू आरएनए का निर्माण हो रहा है। यह प्रक्रिया कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की फर्स्ट स्टेज है, पहली स्टेज है, और इसमें डीएनए की जानकारी को एक नए आरएनए अणु में ट्रांसफर किया जाता है। कैसे अणु में? आरएनए अणु में ट्रांसफर किया जाता है, जिसे बाद में ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन में बदला जाएगा, जिसे बाद में प्रोटीन में बदला जाता है। ट्रांसक्रिप्शन इज एन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच आरएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए. This process is the first stage of protein synthesis in the cell, and in this the information of DNA is transferred to a new RNA molecule which will later be converted into a protein by translation. The next question is, which of the following molecules serves as the immediate source of energy for most cellular process? Means निम्नलिखित में से कौन सा अणु अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा के तात्कालिक स्रोत के रूप में कार्य करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज ग्लूकोज, सेकंड ऑप्शन इज एटीपी, थर्ड ऑप्शन इज एनएडीएच एंड फोर्थ ऑप्शन इज एसिटाइल CoA. द राइट आंसर इज एटीपी. एटीपी एडोनिन ट्रांसफॉस्फेट एक महत्वपूर्ण अणु है जो कोशिकाओं में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है. एटीपी कोशिकीय ऊर्जा का मुद्रा करेंसी है और यह कई जैविक प्रक्रियाओं में ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है, जैसे प्रोटीन संश्लेषण, पंपिंग आयन, संचलन और संचार. एटीपी और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट is an important molecule that is the main source of energy in cell. ATP is the currency of cellular energy and it helps provide energy for many biological processes such as protein synthesis, pumping ions and movement and communications. The next question is, which vitamin is an coenzyme for carboxylation reaction often involves in fatty acid synthesis? Means कौन सा विटामिन कार्बोऑक्सिलेशन प्रतिक्रियाओं के लिए एक सह एंजाइम है जो अक्सर फैटी एसिड संश्लेषण में शामिल होता है? विटामिन B12, विटामिन K, बायोटिन मीन्स विटामिन B7 एंड विटामिन C. सो द राइट आंसर इज विटामिन C, बायोटिन और विटामिन B7 जिसे हम बोलते हैं B7. बायोटिन क्या होता है? B7, जिसे पहले विटामिन H के नाम से, ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको पहले विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है. यह जल में घुलनशील विटामिन है जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. बायोटिन विशेष रूप से एंजाइम गतिविधियों में मदद करता है जो हमारे शरीर में विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन में मेटाबॉलिज्म में. Biotin means vitamin B7, formerly known as vitamin H, is a water soluble vitamin that is very important for our body. Biotin specifically help in enzyme actives which are necessary for various chemical reaction in our body such as the metabolism and carbohydrates, fats and proteins.
The next question is which of the following enzymes catalyzes the rate limiting steps of glycolysis? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस के दर सीमित चरण को उत्प्रेरित करता है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पायरूवेट डिहाइड्रोजनेज, ग्लूकोकाइनेज एंड हेक्सोकाइनेज. द राइट आंसर इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. ऑप्शन ए फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इज द राइट आंसर. व्हाट इज द फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज? एक महत्वपूर्ण एंजाइम है जो ग्लाइकोलाइसिस नामक प्रक्रिया में कार्य करता है, जो कोशिका में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का हिस्सा है. यह एंजाइम फ्रक्टोज 6 फ्रक्टेज यानी फ्रक्टोज 6 फ्रक्टेज को फ्रक्टोज 1 6 बिस्फोट बिस्फोटेट में बदलता है और इस प्रतिक्रिया को एक कंट्रोल बिंदु रेट लिमिट स्टेप के रूप में जाना जाता है. तो ये क्या करता है? फॉस्फेट 1 6 बिस्फोस्फेट ये एक टाइप होता है जिसमें ये कन्वर्ट करने का काम करता है. Phosphofructokinase PFK is an important enzyme that functions in a process called glycolysis, which is part of the metabolism of glucose in the cell. The enzyme converts fructose 6 phosphate to fructose 1 6 biphosphate, and this reaction is known as the rate limit step. इसको क्या बोलते हैं? रेट लिमिट स्टेप इस प्रक्रिया का नाम है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए मतलब आरआरएनए इज टू. राइबोसोमल आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? फर्स्ट काम क्या होता है? कैरी अमीनो एसिड टू द राइबोसोम, मतलब अमीनो एसिड को राइबोसोम तक कैरी करने का काम करता है. प्रोवाइड अ टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. एंड थर्ड ऑप्शन इज फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम. And fourth option is facilitate DNA replication. So the right answer is option C, from the structure to ribosome. राइबोसोमल आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना है. यह राइबोसोम के संरचनात्मक और क्रियात्मक घटक के रूप में कार्य करता है और प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है. राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है और यह कोशिका के भीतर प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री की तरह काम करता है. द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए इज टू पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस, इन सर्व्स एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ द राइबोसोम एंड एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. द राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स एंड एक्ट एज अ प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री विद इन द सेल. The next question is which of the following molecules in the most reduced form of carbon in cellular respiration? निम्नलिखित में से कौन सा अणु कोशिकीय श्वसन में कार्बन का सबसे अधिक उपचयित रूप है? एसिटाइल CoA, पायरूवेट, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्लूकोज. ग्लूकोज कोशिकीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज या अन्य जैविक अणु का ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन होता है. इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा एटीपी का उत्पादन होता है. इस प्रक्रिया में कार्बन आधारित अणु धीरे धीरे टूटते हैं और अंततः कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के रूप में उत्सर्जित होते हैं. ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन ग्लूकोज और द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इज ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ATP. इन दिस प्रोसेस कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स आर स्लोली ब्रोकन डाउन एंड इवेंचुअली इमिटेड एज कार्बन डाइऑक्साइड CO2. The next question is which of the following best described the structure of a phospholipid? निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फोलिपिड की संरचना का सबसे अच्छा वर्णन है? A glycerol breakdown attached to two fatty acid and a phosphate group. Second option is a ribosome breakdown with nitrogenous base attached. The third option is a steroid backbone with fatty acid tails. And the fourth option is a glucose backbone with phospholipid chain. So the right answer is option A, a glycerol backbone attached to two fatty acid and a phosphate group. The next question is which of the following molecules is involved in the formation of CAMPL? Sialic adenosine monophosphate. निम्नलिखित में से कौन सा अणु CAMP चक्रीय एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के निर्माण में शामिल है? तो द फर्स्ट ऑप्शन इज ATP, सेकंड ऑप्शन इज GTP, थर्ड ऑप्शन इज AMP
and the fourth option is NADP plus. The right answer is ATP. The next question is which of the following molecules is a key intermediate in both glycolysis and the citric acid cycle? निम्नलिखित में से कौन सा अणु ग्लाइकोलाइसिस और साइट्रिक एसिड चक्र दोनों में एक प्रमुख मध्यवर्ती? एसिटाइल CoA, ग्लूकोज, पायरुवेट और लैक्टेट. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी पायरुवेट. पायरुवेट या पायरुवेट आयन एक महत्वपूर्ण अणु है जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के दौरान उत्पन्न होता है. यह कोशिकीय श्वसन के एक प्रमुख इंटरमीडिएट उत्पादन के रूप में कार्य करता है और कोशिका में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. पायरुवेट और द पायरुवेट आयन is an important molecule produced during the metabolism of glucose. It serves as a major intermediate product of cellular respiration and plays a vital role in energy production process in the cell. The next question is which of the following is a key regulatory enzyme of the urea cycle? निम्नलिखित में से कौन सा यूरिया चक्र का प्रमुख नियामक एंजाइम है? सिट्रेट सिंथेज, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, सुक्योनेट डिहाइड्रोजिनेज. द राइट आंसर इज ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज. ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज एक महत्वपूर्ण एंजाइम है जो यूरिया चक्र में कार्य करता है, जो शरीर में अमोनिया को विषमुक्त करने की प्रक्रिया है. यह विशेष रूप से यकृत लीवर में पाया जाता है. यह अमोनिया को कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ प्रतिक्रिया करके एक अन्य पदार्थ साइटोलिन में बदलने का कार्य करता है. साइटोलिन बाद में यूरिया चक्र में आगे बढ़कर अंततः विषाक्त अमोनिया को सुरक्षित यूरिया में परिवर्तित करता है जो शरीर से बाहर निकलता है. ये प्रोसेस यूरिन की प्रोसेस है. यूरिन में क्या होता है कि जब बहुत लंबे समय तक यूरिन शरीर में रहता है तो वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है. क्योंकि अमोनिया एक बहुत घातक पदार्थ होता है और अमोनिया इतना घातक होता है कि वो उसको रिलीज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. तो अमोनिया को कन्वर्ट करने का काम होता है शरीर के अंदर. अमोनिया कन्वर्ट होकर क्या बनता है? यूरिया. ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज इज एन इंपॉर्टेंट एंजाइम दैट फंक्शंस इन द यूरिया साइकिल which is the process of detoxifying ammonia in the body. It is found exclusive in the liver and works by reacting with carbamoyl phosphate to convert ammonia into other substance. Citrulline then goes on to further convert toxic ammonia into safe urea, which is excreted from the body. The next question is which amino acid is the precursor for सेरोटोनिन सिंथेसिस? मतलब कौन सा अमीनो एसिड सेरोटोनिन संश्लेषण का अग्रदूत है? टायरोसिन, ट्राइफोटोफेन, ग्लूटामाइन और ऑर्जिनिन. तो द राइट आंसर इज ट्राइफेटोफेन. ट्रिप्टोफैन क्या होता है? एक आवश्यक अमीनो एसिड है जिसका मतलब है कि इसे शरीर स्वयं नहीं बना सकता और इसे आहार के माध्यम से प्राप्त करना आवश्यक है. अमीनो एसिड शरीर में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल है जैसे कि प्रोटीन संश्लेषण और सेरोटोनिन और मेलेनिन जैसे महत्वपूर्ण बायोकेमिकल्स का निर्माण करती है. ट्रिप्टोफैन इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड विच मीन्स द बॉडी कैन नॉट मेक इट ऑन इट्स ओन and must be obtained through the diet. This amino acid is involved in a variety of important functions in the body such as protein synthesis and the production of important biochemicals such as serotonin and melanin. The next question is which of the following is the functions of cholesterol in the cell membrane? कोशिका झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? Provide structural support to the membrane, act as a receptor for signaling molecules, and third one is maintain membranes fluidity and stability, and fourth one is from lipid bilayers from cell communication. The right answer is option C, maintain membrane fluidity and stability. The next question is which of the following vitamins is essential for the carboxylation of glutamate residues? Is
प्रोटीन इन्वॉल्व्स इन ब्लड क्लॉटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में शामिल प्रोटीन में ग्लूटामेट अवशेषों के कार्बोऑक्सिलेशन के लिए आवश्यक होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। राइट आंसर इज विटामिन के। सबको पता होता है कि विटामिन के क्या होता है, थक्का बनाने में मदद करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन? फैटी एसिड ऑक्सीकरण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? एसिटाइल CoA, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, लैक्टिटेट। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एसिटाइल CoA इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्व इन DNA रेप्लिकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम DNA प्रतिकृति में शामिल होता है? RNA पॉलीमरेज, DNA लाइगेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, हेलिकेज। तो द राइट आंसर इज हेलिकेज। हेलिकेज एक महत्वपूर्ण एंजाइम है जो DNA और RNA संश्लेषण, रिपेयर और पुनः संयोजन के दौरान कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य DNA के डबल हेलिक्स संरचना को खोलना, अनवाइंडिंग है, ताकि इसका एकल स्टैंड उपलब्ध हो सके और उसे अन्य एंजाइमों द्वारा पढ़ा और संश्लेषित किया जा सके। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम? निम्नलिखित में से कौन एंजाइम्स की विशेषता नहीं है? दे स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, they are consumed in the reaction, they lower the activation energy of a reaction, they are highly specific for their substrates. So the right answer is option B, they are consumed in the reaction. Next question is which of the following is a major carriers of high energy electrons in cellular metabolism? निम्नलिखित में से कौन कोशिकीय चयापचय में उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों का प्रमुख वाहक है? ग्लूकोज, NAD+, ATP, FADH2. So the right answer is NAD+. निकोटिनामाइन एडेनाइन डाइक्लोसाइड एक महत्वपूर्ण कोएंजाइम है जो कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन और मेटाबॉलिज्म की कई महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में शामिल होता है। यह निकोटिनामाइन और एडेनाइन नामक दो अणुओं से मिलकर बना होता है। NAD+ का मुख्य कार्य ऑक्सीकरण, रिडक्शन प्रतिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करना होता है जो कोशिका के ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्जी एपरेटस इन आ सेल? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में गोल्जी उपकरण का मुख्य कार्य? प्रोटीन सिंथेसिस, पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग प्रोटीन फॉर सिक्रीशन, एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू ATP सिंथेसिस, replication of DNA. So the right answer is packaging and sorting protein for secretion. प्रोटीन पैकेजिंग और सॉर्टिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण, पैकेजिंग और सिक्रीशन के लिए जिम्मेदार होती है। प्रक्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी परिसर, गोल्जी एपरेटस और बेसिलस के माध्यम से प्रोटीन को सही स्थान पर पहुंचाने के लिए सुनिश्चित करती है ताकि वे अपनी कार्यात्मक भूमिका निभा सकें। प्रोटीन पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग, the secretion is a vital process responsible for protein synthesis, packaging and secretion in cell. This process ensures the delivery of protein to the correct location through the endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and vesicles so that they can perform their function role. So इस तरीके से हमारे जितने भी ये MCQs थे ये सभी कंप्लीट हुए हैं। बायोकेमिस्ट्री के ये MCQs थे। आगे आने वाली वीडियो में और भी अन्य सब्जेक्टों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी कि अब दोनों भाषाओं में ही इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। आगे और आपको इसी तरीके से चाहिए तब भी आप हमें बताएं, नहीं तो फिर एक ही भाषा में क्या है टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। अगर आप इसी चीज़ को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो आप मुझे एक बार ज़रूर इन्फॉर्म कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।